बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ इरफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद इरफा जहान। सो बिफोर वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगे वो बर वक्त आप तक पहुंच जाएंगी। चलिए जी, आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा सा पिछले टॉपिक से रिलेट करवा दूं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि हमने फाइलम कॉर्डेटा की सुपर क्लास टेट्रापोडा का स्टार्ट किया हुआ था, जिनमें 4 लेग्ड एनिमल्स आ जाते हैं। इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो में हमने बेसिकली इस सुपर क्लास की जो क्लास डिस्कस की थी वो थी क्लास एम्फीबिया, जिसमें हमने एम्फीबियन से रिलेटेड डिटेल डिस्कस की थी। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज भी हमने सुपर क्लास टेट्रापोडा की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करनी है, दैट इज क्लास रिप्टीलिया, जिनमें हमने रेप्टाइल्स रिलेटेड डिटेल डिस्कस करनी है। क्लियर हो गया? मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड, जहां से हमने आज की लेक्चर वीडियो में रेप्टाइल्स रिलेटेड डिस्कस करनी है डिटेल। ये जो मैंने पिक्चर आपके साथ शेयर की, इनमें क्रोकोडाइल आ जाती है, इनमें लिजर्ड आ जाती है, इनमें टर्टल आ जाता है, इनमें स्नेक आ जाता है। तो बेसिकली मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की ताकि आपके माइंड में इमेज हो कि हमने आज किन की डिटेल डिस्कस करनी है। क्लियर हो गया? उसके बाद सबसे पहले आप नाम समझें, वो ये कि अगर हम क्लास रेप्टीलिया में रेप्टीलिया वाला वर्ड समझे तो इसका मतलब होता है कि ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है क्रीपिंग और क्रॉलिंग। मतलब कि जैसे छोटा बच्चा नहीं क्रॉल करता, सेम इज द केस विद रेप्टाइल्स। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। ठीक है, तो जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स हैं वो क्लास रेप्टीलिया में हम प्लेस करते हैं और उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट ना, ये तमाम की तमाम जो डिटेल इस स्लाइड में मेंशन है बहुत आसान है, मजीद मैं आसान आप लोगों के लिए कर देती हूँ। वो ये कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ इनको कि ये है क्या। लेकिन कहते हैं कि अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल जो है वो फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स माने जाते हैं एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस से ज़्यादा जो वर्टिब्रेट्स हैं ये ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एम्फीबियंस को रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, ये वाटर डिपेंडेंट एज सच नहीं होते। इनको कोई नस्ल बढ़ाने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती, कोई रिप्रोडक्शन करने के लिए हाँ इनडायरेक्टली तो इनको वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये वाटर डिपेंडेंट नहीं होते। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं ये बेसिकली ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट में डिटेल ये लिखी हुई है कि एवोल्यूशन होने के बाद एम्फीबियंस में जब रेप्टाइल्स बने तो रेप्टाइल्स में ऐसे कौन से करैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे करैक्टरिस्टिक फीचर्स इवॉल्व हुए जिनकी वजह से रेप्टाइल जो है वो ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स माने जाते हैं, कि जो प्रॉपर लैंड पे जमीन पे रहते हैं। क्लियर होगी तमाम डिटेल? चलिए जी, नेक्स्ट अब हमने इनके कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस करने हैं। करैक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब होता है आसान जुबान में बेटा, हमने अब इनके करैक्टर्स को डिस्कस करना है, मैंने इनकी खुसूसियात को डिस्कस करना है, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है, इनमें डिफरेंट सिस्टम जो है वो उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़े से इनके जनरल करैक्टर्स जो है वो खुद बता दूं, आप वो भी हाईलाइट कर सकते हैं, वो भी पॉइंट जो है वो आप सेपरेट लिख सकते हैं। ये जनरल इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर है? वो ये कि अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो आपको पता है कि ये टेट्रापोड्स हैं। क्यों टेट्रापोड्स हैं? क्योंकि ये टेट्रापोडा सुपर क्लास में आते हैं, क्योंकि ये 4 लेग्ड एनिमल्स है। रेप्टाइल्स जो हैं उनके पास 4 टांगे होती हैं। आपने जब क्रोकोडाइल देखा होगा कि उनकी 4 लेग्स होती हैं, तो ये 4 टांगे रखने वाले एनिमल्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स इसलिए हैं क्योंकि इनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, उनकी स्किन जो होती है ना बड़ी ड्राई होती है, बड़ी उनकी स्किन हार्ड होती है, उनके स्केल्स उनकी स्किन पे मौजूद होते हैं। क्लियर है? उसके बाद कहते हैं कि अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, मतलब इनकी बात करें, तो इनके पास टीथ मौजूद होते हैं। अगर आपने ये क्रोकोडाइल का स्ट्रक्चर आपने पिक्चर्स में या मूवीज में क्रोकोडाइल देखा होगा, इनके पास काफी बड़े बड़े दांत होते हैं। दैट मीन्स कि अब ये जो रेप्टाइल्स हैं इनके पास दांतों का स्ट्रक्चर भी मौजूद है। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अगर हम इनके हार्ट की बात करें तो इनका जो हार्ट होता है उनमें 3.5 जो है वो चैम्बर्स मौजूद होते हैं। अगर हम इनमें भी क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। अगर हम इन एनिमल्स में नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास बड़ा वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ जो क्रेनियल नर्व्स है वो भी बहुत ज़्यादा है। इनके पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मौजूद होती है। अगर हम इनके पास किडनी की बात करें, इनके पास जो किडनी है वो मेटानेफ्रिक किडनी है। अगर हम इन एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो यूरिया इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये यूनिसेक्सुअल है, मतलब इनके पास सेपरेट
सेक्सेस मौजूद होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते। हम जैसे जैसे कम्प्लेक्स एनिमल्स की बात करेंगे ना, उनके पास कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके साथ साथ वो यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब उनके पास सेपरेट सेपरेट सेक्सेस होंगे और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं, जैसे हम कम्प्लेक्स एनिमल्स को डिस्कस करेंगे, हम उनमें मजीद कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, मजीद कम्प्लेक्स सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब कि ये तमाम के तमाम एनिमल्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एग लेइंग होते हैं। तो ये कुछ जनरल डिटेल थी जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। यही तमाम की तमाम डिटेल हमने अब पॉइंट्स में डिस्कस करनी है। पहले कहानी बताने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। अब हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। कुछ डिटेल मैंने बता दी, कुछ यहाँ है वो हम मजीद भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमने अब करेक्ट डिस्कस करना है, दैट इज कोपुलेटिंग ऑर्गन। कोपुलेटिंग ऑर्गन की बात करें तो आसान जुबान में ये बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यस, अब ना अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इनमें सम सॉर्ट ऑफ कोपुलेटिंग ऑर्गन जो है वो रेप्टाइल्स में डेवलप होना शुरू हो गए हैं। जब इनमें सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो गए, दैट मीन्स कि अब रेप्टाइल्स जो है, ये जो रेप्टाइल्स हैं ये अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो जाहिर है इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। मतलब कि अगर हमने अभी पीछे मैं कंपैरिजन भी करूंगी, आपको परेशानी हो ना, हम पिछले टॉपिक भी रिवाइज कर लेंगे। तो हमने जब एम्फीबियंस पढ़े थे ना, तो हमने कहा था कि एम्फीबियंस जो है वो बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे थे। उनमें क्या करते थे कि मेल अपने स्पर्म्स को पानी में रिलीज कर देता था और फीमेल अपने एग्स को रिलीज कर देते थे। तो वो आउटसाइड द बॉडी स्पर्म और एग मिलते थे और उससे फिर जाइगोट बनता था, या उनमें फिर छोटे छोटे उनके एनिमल्स बनते थे, उनमें मेंबर्स बनते थे। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, मतलब विद इन द बॉडी हो रही होती है। कहते हैं कि अगर हम रेप्टाइल्स के एग की बात करें, एक तो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है एमनियोटिक एग। सबसे पहले आप ये लफ्ज एमनियोटिक समझें। एमनियोटिक का मतलब होता है कि इनके जो एम्ब्रियोज होते हैं, जो इन एनिमल्स के छोटे छोटे एम्ब्रियो होते हैं, वो एमनियोटिक सैक के अंदर मौजूद होते हैं। मतलब कि इनके जो रेप्टाइल्स के जो बच्चे होते हैं, जो रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो होते हैं, उनके इर्द गिर्द एम्ब्रियोनिक सैक मौजूद होती है जिनके अंदर वो प्रोटेक्शन ले रहे होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस के बाहर भी, उन ह्यूमन जब एम्ब्रियो है उनके बाहर भी एमनियोटिक सैक मौजूद होती है जिसके अंदर वो ह्यूमन एम्ब्रियो प्रोटेक्शन ले रहा होता है। तो सेम इज द केस विद रेप्टाइल्स के रेप्टाइल्स में भी एम्ब्रियो के अराउंड जो है वो सैक मौजूद होती है जिसको एम्ब्रियोनिक सैक बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इनमें क्योंकि एम्ब्रियोनिक सैक मौजूद होती है, यही वजह है कि हम ऐसे एग्स को एम्ब्रियोनिक एग बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमने इनकी शेल की नोयत की बात करनी। कहते हैं कि अगर हम रेप्टाइल्स के एग की शेल्स की बात करें तो वो बहुत ही हार्ड होता है, लेदरी होता है। इनके जो एग के शेल हैं वो चमड़े की तरह के सख्त होते हैं। क्यों इतने सख्त शेल होते हैं? वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स हैं इन्होंने हार्श एनवायरनमेंट में रहना होता है, इन्होंने बहुत ही सख्त एनवायरनमेंट में रहना होता है, बड़े ड्राई एनवायरनमेंट में रहना होता है। तो इनके जो एग्स हैं ये बेसिकली हार्ड शेल इसलिए रखते हैं ताकि ये ड्राइनेस से बच जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। आपको पता है कि काफी सारे रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही सहरा में मौजूद होते हैं, जहाँ खुश्की होती है, पानी नहीं होता। ठीक है, तो इनके जो एग्स हैं उनका शेल इसलिए हार्ड होता है कि ये ड्राइनेस से बच सकें और ये इंजरी से बच सके, क्योंकि ये पानी में नहीं होते, इन्होंने लैंड पे ही अपने एग को ले करना होता है। तो अब लैंड इन्वायरमेंट तो हार्ड है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी इंजरी ना हो उसकी वजह से इनका जो शेल है वो बहुत हार्ड होता है, लेदरी होता है। उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स की स्किन की बात करें तो रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है, स्केली स्किन होती है। अब मैं यहाँ से कंपेरिजन करवा रही हूँ आपको एम्ब्रियो के साथ, एम्फीबियंस के साथ। ठीक है, एम्फीबियंस की स्किन हमने कहा था बहुत ही शाइनी होती है, बहुत ही मॉइस्ट होती है, बहुत ही चमकदार होती है, बड़ी ही मॉइस्ट होती है। क्यों मॉइस्ट होती है? वो इसलिए मॉइस्ट होती थी क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे ग्लैंड मौजूद होते थे जिन्होंने उनकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता था, और उन्होंने अपनी स्किन से ही क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करनी होती थी, जिसकी वजह से उनकी स्किन तो बहुत ही सॉफ्ट होती थी। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की स्किन की बात करें तो रेप्टाइल्स की स्किन ड्राई होती है, स्केली होती है। ये मैंने आपके साथ जो पिक्चर शेयर किया ना, ये मैंने आपके साथ जरा जूम स्ट्रक्चर दिखाया। किसका जूम स्ट्रक्चर दिखाया? ये क्रोकोडाइल की स्किन आप जरा ध्यान से देखें तो इनकी स्किन के ऊपर कितने ज़्यादा आपको स्केल्स, जरा इरेगुलर सा पैटर्न नजर आ रहा है ना, ये स्केल्स हैं और इनकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इवन ये अपनी दुम मारे ना तो ये अच्छा खासा जख्मी कर दे, क्योंकि इनके पास इतनी सख्त इनकी स्किन होती है। ठीक है, तो ड्राई स्केली स्किन इनके पास होती है ताकि ये अपनी जो खुश्की वाले इन्वायरमेंट है उस पर सर्वाइव कर सके। इतनी स्किन हार्ड होने का मकसद यही होता है कि यहाँ से एवेपोरेशन वाटर की कम से कम हो, जितना कम वाटर लॉस होगा उतने ही लैंड लाइफ में अच्छे से गुजार सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि जो अभी हमने डिटेल बताई थी कि जो रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो हैं बेसिकली वो प्रोटेक्टेड होते हैं इन अ स्पेसिफिक मेम्ब्रेन, जिसको एमनियन बोलते हैं, इनको हम एलेंटोइन बोलते हैं, कोरियन बोलते हैं। तो बेसिकली ये तमाम की तमाम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं जो कि रेप्टाइल्स के एम्ब्रियो के बाहर मौजूद होती है, जो उनको प्रोटेक्शन दे रही होती है। उसके बाद अगर हम हार्ट की बात करें तो कहते हैं, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि जो हार्ट है इनका बेसिकली माना यह जाता है कि इनका हार्ट ना 3.5 चैम्बर्स पे कंसिस्ट होता है, मतलब पार्शियली डिवाइड होते हैं। इनके जो हार्ट है ना वो 3 चैम्बर्स में पार्शियली डिवाइड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में कहते हैं कि इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्लियर है, इनके पास बड़ी वेल डिवेलप्ड पोर्शन वाला चैम्बर्ड वाला हार्ट होता है। क्योंकि इनके पास जितनी ही सेपरेशन होगी, जितनी पार्टीशन होगी इनके चैम्बर्स में, उतने ही स्पेसिफिकली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको सेपरेट रख सकते हैं। ठीक है, यही वजह है कि प्रॉपर ऑक्सीजन लेने के लिए ये जो एनिमल्स हैं ये अपने पास जो हार्ट रहते हैं वो कंप्लीटली सेपरेटेड चैम्बर रखने वाला हार्ट रखते हैं। क्लियर हो गया, हमने कहा 3.5 चैम्बर होते हैं। लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल की एग्जांपल मैंने स्टार्ट में आपको बताया उसकी एग्जांपल है, तो उनमें ये जो दोनों चैम्बर्स हैं एट्रियम और वेंट्रिकल वो प्रॉपर्ली पार्टीशन होते हैं। ये वजह है कि क्रोकोडाइल्स की अगर हम नंबर ऑफ चैम्बर्स की बात करें हार्ट की तो वो 4 होते हैं। हार्ट की समझ आ गई है, मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर कर दी। उसके बाद आ जाए बेटर लिम्स। अच्छा, इनके पास ना हाईली डेवलप्ड इनके पास लिम्स होती हैं जो कि इनको हेल्प कर रही होती हैं एफिशिएंट लोकोमोशन में। जो रेप्टाइल्स होते हैं ये बड़ी तेजी से जमीन पे मूव कर सकते हैं, वो इसीलिए जमीन पे बहुत स्पीड से क्रॉल करते हैं क्योंकि इनके पास बेटर लिम्स होते हैं, बड़ी कमाल की वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर रखने वाली इनके पास लिम्स मौजूद होती है। उसके बाद हाइबरनेशन वाला प्रोसेस, अगर हम हाइबरनेशन की बात करें तो ये पॉइंट है इनका एम्फीबियन से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि ये भी कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं। हमने कहा था कि जो एम्फीबियंस है वो भी कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये भी कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं। कूल ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको बाहर का इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करता है, मतलब कि अगर उनका बाहर का इन्वायरमेंट बहुत ठंडा, उनकी बॉडी भी ठंडी, तो वो भागते हैं फिर गर्म इन्वायरमेंट की तरफ अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए। और अगर उनके बाहर बहुत टेम्परेचर गर्म है तो उनकी बॉडी भी गर्म हो जाती है, तो फिर वो मॉइस्ट कंडीशन पे भाग रहे होते हैं कि हमें कोई मॉइस्ट एरिया नजर आए। रेप्टाइल्स का भी केस यही है कि रेप्टाइल्स भी हाइबरनेशन करते हैं, मतलब कि रेप्टाइल्स भी कॉल्ड ब्लडेड है। जब बहुत ज्यादा सर्दियां तो ये अपने आप को छुपा लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मियां तब भी ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। उसके बाद ना यहाँ इनकी अब थोड़ी सी हिस्ट्री है, हिस्ट्री समझे। वो हिस्ट्री ये है कि अब हमने देखना है कि जो रेप्टाइल्स हैं वो किस टाइम पीरियड पे बड़े ही अच्छे मौजूद थे, बड़े ज्यादा मौजूद थे। या आसान जुबान में आप ये समझ लो कि अब हमने देखना है कि कौन सा पीरियड रेप्टाइल्स के लिए फेवरेबल था, जहाँ उनका नंबर बहुत ज्यादा था हमें देखने को मिला, और कौन सा फेवर जो है टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है, जिसमें हमने देखा कि ये रेप्टाइल्स जो है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो टर्शियरी पीरियड में उनके लिए सूटेबल कंडीशन नहीं थी, ये एक्सटेंशन की तरफ गए। लेकिन जो मीसोजोइक एरिया था, मीसोजोइक पीरियड में रेप्टाइल्स के लिए बड़ा परफेक्ट टाइम पीरियड था, बड़ा सूटेबल कंडीशंस थी, बड़ी फेवरेबल कंडीशंस थी, जहां उन्होंने सर्वाइव किया और उनका नंबर भी हमें बहुत ज्यादा नजर आता था उस टाइम पीरियड पे। उसके बाद एक्सटेंशन की तरफ बात गई, क्लियर हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट जो कहते हैं कि हम 4 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लाइन्स डिस्कस करेंगे। ये आपके पास 4 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, इसमें हम देखेंगे, हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कौन से रेप्टाइल्स हमें ज्यादा नजर आते हैं, उसके बाद कौन से रेप्टाइल्स हैं, और उसके बाद जो है वो कम रेप्टाइल, मतलब नंबर के अकॉर्डिंगली अब हमने इनको बेसिकली क्लासीफाई करना है कि सबसे पहले ज्यादा हमें इर्द गिर्द नजर आने वाले ज्यादा नंबर में ज्यादा वेल नोन जो है रेप्टाइल्स वो कौन से। क्लियर है, अगर हम फर्स्टली बात करें तो कहते हैं कि लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, ये दोनों के दोनों रेप्टाइल्स हैं और ये बहुत वेल नोन है, इधर उधर आपने देखा भी होगा। लिजर्ड तो हर घर में होती है, स्नेक्स भी आपने देखा होगा। अब सेकेंडली आता है सेफ्रोडोन, कैसा होता है मैं आपको नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगी। इसको हम ट्यूटेरा ऑफ न्यूजीलैंड भी बोलते हैं। थर्डली की बात करें क्रोकोडाइल, मतलब नंबर में थर्डली जो है ना वो क्रोकोडाइल्स आते हैं, इंसेस्ट्रल हैं ये मॉडर्न बर्ड्स के। अब क्रोकोडाइल कैसे इंसेस्ट्रल है मॉडर्न बर्ड से, क्रोकोडाइल से कैसे मॉडर्न बर्ड्स आए, कहाँ इतना हैवी स्ट्रक्चर रखने वाले क्रोकोडाइल्स, कहाँ लाइट इन वेट बर्ड्स, ये इनका क्या कंपेरिजन है, कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो बर्ड्स हैं इनके अबाव जिदाद क्रोकोडाइल्स थे। तो इनकी डिटेल जो है इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, क्लास एवीज, उनमें हम बर्ड्स की तमाम डिटेल डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो क्रोकोडाइल्स हैं वो इनके इंसेस्टर्स हैं। क्लियर हो गया, तो आपने कनेक्टेड रहना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम बर्ड्स को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। फोर्थली ये है कि जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड में बेसिकली डायनासोर से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे, डायनासोर जो है उनसे फिर रेप्टाइल्स डिराइव हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें कि ये किस किस एरिया में रहना पसंद करते हैं, स्पेसिफिकली ये कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं कि अगर हम मॉडर्न रेप्टाइल्स की बात करें तो ये रहते हैं टेम्परेट एरिया में भी रहते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन एरिया में भी रहते हैं। लेकिन अगर हम इनके लिए फेवरेबल और सूटेबल कंडीशन की बात करें तो इनके लिए जो ट्रॉपिकल एरिया है ना वो ज़्यादा ज़रा सूटेबल है। क्यों? क्योंकि ये
वहाँ फ्लोरिश पाते हैं, वहाँ नशोनुमा पाते हैं, वहाँ बढ़ोतरी होती है इनकी, वहाँ ये परवान चढ़ते हैं। क्लियर है। उसके बाद लास्टली ना इस स्लाइड में हमने इनकी कुछ एग्जाम्पल्स और डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर करनी है ताकि आपको कुछ एग्जाम्पल्स माइंड में रह जाए कि रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल क्या होती है, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं। पिक्चर भी मैंने शेयर कर दी। सबसे पहले आती है लिजर्ड। वो इस तरह की होती है, वेल नोन है, आपने ये बहुत बार देखी होगी, आप इसे बहुत तंग भी होंगे। तो ये लिजर्ड का स्ट्रक्चर है। उसके बाद स्नेक, स्नेक इस तरह का होता है, आप वेल नोन है। और उसके बाद क्रोकोडाइल का स्ट्रक्चर, ये जो क्रोकोडाइल है ये भी बेसिकली रेप्टाइल है। उसके बाद टर्टल आ जाता है, ये टर्टल, ये ट्रोटाइल्स इस तरह का होता है। उसके अलावा मैंने कहा था मैं आपको आगे दिखाऊंगी सेफनोडोन, आपको बहुत सस्पेंस होगा, भी पता नहीं कैसा होता है। ये सेफनोडोन है, ये क्रोकोडाइल टाइप होता है, ये लिजर्ड की तरह का नजर आ रहा होता है ये भी रेप्टाइल है। मैंने आपके साथ इसकी डायग्राम भी शेयर कर दी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने रेप्टाइल्स की डिटेल डिस्कस की, हमने उनकी कुछ थोड़ा हिस्ट्री की बात की, उनके स्ट्रक्चर्स की बात की, उनके जनरल कैरेक्टर्स की बात की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो तो बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इनकी 3rd क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा की, जो कि है क्लास एवी, जिसमें हमने बर्ड्स को डिटेल से डिस्कस करना है। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।